बहुत रात गुजर चुकी थी। कमरे का दरवाजा आहिस्ता से खुला और मेरा भाई अंदर आया। इसने मुझे सोता देखकर दरवाजे की चटखनी अंदर से लगा दी। मैं भी सोए होने का डरामा कर रही थी। कमरे में हम दोनों के सिवा कोई ना था। मुझे अच्छी तरह मालूम था कि मेरा भाई आधी रात को मेरे कमरे में क्यों आया है। मैं बिस्तर पर आंखें बंद किए पड़ी थी, जैसे गहरी नींद में हूँ। इसके बाद जो कुछ वो मेरे साथ करने वाला था वो भी मुझे मालूम था, लेकिन मैं इसे रोकने की कोशिश भी नहीं कर रही थी। कि नहीं कर रही थी, इसका जवाब आपको कहानी में आगे मिलेगा। आखिर ये सब कैसे शुरू हुआ और भाई को मेरे अंदर सबसे ज्यादा क्या पसंद था, पूरी कहानी जानने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। सलाम दोस्तों, मेरी उम्र 21 साल थी। मैं BBA सेकंड ईयर की तालिबा थी। उन दिनों गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो चुकी थी। आज भी पूरे घर की सफाई के बाद मैं अपने बिस्तर पर आराम कर रही थी। थकावट इतनी ज्यादा थी कि पूरा बदन अकड़ गया था। मैं अपने बिस्तर पर लेटे सुकून पाने की कोशिश कर रही थी और अपने सर की मालिश कर रही थी। इतने में एक आहट सुनकर मेरा भाई वसीम कमरे में आया और बोला, क्या हुआ आपा, तबीयत तो ठीक है? मैंने कहा, क्या बताऊं भाई, अम्मा सारा काम मेरे सर पर डालकर चली जाती हैं। कॉलेज की छुट्टियां हुई तो सारे घर की जिम्मेदारी मुझ पर आ गई है। ऊपर से मुलाजिमा भी छठी पर है। मुझसे ये घर के काम नहीं होते। मेरी बात सुनकर वो मेरे पास बैठ गया और बोला, मेरी प्यारी बहन कोई बात नहीं, मैं अभी तुम्हारे लिए दूध लेकर आता हूँ, इसे पियोगी तो सुकून मिलेगा। वसीम की बात सुनकर मैं मुस्कुरा दी और कहा, बस तुम खाना बाहर से ले आना, मैं थोड़ी देर सो जाती हूँ। इसके बाद वो वापस दूध लेकर आया। इसे देखकर मुझे इस पर बहुत ख्याल आया। सच में दुनिया में बहुत कम ऐसे भाई होते हैं जो अपनी बहनों का इतना ख्याल रखते हैं। मैंने इसे बहुत सी दुआएं दी और इसका लाया हुआ दूध पीने लगी। दूध पीने के बाद मैंने गिलास रखा और लेट गई। वसीम बोला, चुल्लू में तुम्हारा सर दबा देता हूँ, तुम आराम से सो जाओ। वो मेरे सरहाने बैठ गया और अपने हाथों से मेरा सर दबाने लगा। मुझे आहिस्ता आहिस्ता सुकून मिलने लगा और दर्द भी कम होने लगा। मैं आंखें बंद करके सो गई और गहरी नींद में चली गई। मुझे पता ही ना चला कि कब घंटों तक सोती रही। मेरी आंख अम्मा की आवाज से खिली। मैं हड़बड़ाकर उठी। सर बुरी तरह बोझल हो रहा था। घड़ी पर नजर डाली तो रात के 9 बज रहे थे। मुझे एकदम झटका सा लगा। अजीब बात थी कि अब्बा ऑफिस से वापस आ चुके थे। शायद थकावट की वजह से मुझे वक्त का एहसास ही ना हुआ। जैसे ही उठकर 2 कदम चली मुझे चक्कर आ गए। आंखों के सामने अंधेरा छा गया। अगर दीवार का सहारा ना लिया होता तो यकीनन गिर जाती। ताज़ा दम होकर बाहर आई तो देखा खाने की मेज और सब मेरा ही इंतजार कर रहे थे। मैं जाकर आराम से कुर्सी पर बैठ गई। वसीम मुझे देखकर मेरी प्लेट में खाना डालने लगा। फिर अम्मा से कहने लगा, अम्मा अंजुम पर काम का बोझ थोड़ा कम डाला करे। अगर मुलाजमा नहीं आ रही तो इसकी जगह किसी और को रख ले। ये बेचारी सारा दिन काम करके थक जाती है। देखे तो इसकी रौनक भी फीकी पड़ चुकी है। मेरी हालत वाकई खराब हो चुकी थी। मैं बहुत थकी हुई महसूस कर रही थी। अम्मा और अब्बा दोनों नौकरी करते थे, क्योंकि सिर्फ अब्बा की नौकरी से घर चलाना मुश्किल था। ऊपर से हमारी पढ़ाई के खर्चे भी कुछ कम ना थे, इसलिए अम्मा भी इसी कंपनी में काम करती थी जहां अब्बा नौकरी करते थे। मैं और वसीम कॉलेज जाते थे, मगर अब गर्मियों की छुट्टियां थी, इसलिए हमें घर पर ही रहना पड़ रहा था। मैंने ये बात नोट की थी कि पिछले कुछ दिनों से वसीम मेरे साथ कुछ ज्यादा ही लगाव करने लगा था। जब से मेरी छुट्टियां हुई थी वो मेरा बहुत ख्याल रखने लगा था। अगर मैं घर का कोई काम कर रही होती तो आकर मेरी मदद करने लगता। अगर मैं थक जाती तो मेरा सर दबाने लगता। मैं इसे मना करती, मगर वो कहता, नहीं, तुम थक चुकी हो, इतना काम करती हो, मेरा हक है कि मैं तुम्हें सुकून पहुंचाऊं। मैं भी खामोश लेटी रहती। लेकिन एक रात जो कुछ हुआ इसने मेरे होश उड़ा दिए। क्या वसीम कभी ऐसा कर सकता था? इस रात मैं अपने कमरे में सो रही थी। आधी रात को मुझे महसूस हुआ जैसे कोई मेरे कमरे में आया हो। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ मेरे बिस्तर के करीब आ रहा था। भले ही मैं सोने की कोशिश कर रही थी, मगर मेरा दिमाग पूरी तरह जाग रहा था। मैंने अचानक हड़बड़ाकर आंखें खोल दी। कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। जब मैंने चारों तरफ देखा तो कमरे में कोई ना था, बस दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। मैं हमेशा सोने से पहले दरवाजा बंद करके सोने लगती थी, फिर ये कैसे खिल सकता था?
नींद से भरी आंखों से उठकर मैंने दरवाजा बंद किया और लॉक कर दिया, फिर पलटकर बिस्तर पर सोने चली गई। मेरी आंखें बंद होते ही एक बार फिर मुझे किसी के चलने की आहट सुनाई दी, जैसे कोई मेरे बिस्तर के पास बैठ रहा हो। ऐसा लगा जैसे कोई अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ा रहा हो। डरते हुए मैंने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई ना था। घबराहट के मारे मेरी सांसें तेज हो गई थी। मैंने फौरन उठकर कमरे की लाइट ऑन की, दरवाजा खोलकर बाहर भी देखा, मगर वहां भी कोई ना था। आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। मुझे प्यास लगी तो मैं कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर निकली। इसी वक्त वसीम भी अपने कमरे से बाहर निकला। मुझे देखकर इसने पूछा, क्या बात है, अब अभी तक जाग रही है? मैंने जवाब दिया, कुछ नहीं, बस ऐसा महसूस हुआ जैसे कमरे में कोई मौजूद हो। पानी पीकर मैं दोबारा कमरे में आ गई और पीछे पीछे वसीम भी आ गया। इसने कहा, आपको डरने की जरूरत नहीं है, अगर आपको डर लग रहा है तो मैं आपके पास सो जाता हूँ। मैंने इसे मना करते हुए कहा, नहीं, तुम्हें अपनी नींद खराब करने की जरूरत नहीं है, तुम अपने कमरे में जाकर सो जा। लेकिन वो जिद करने लगा, मैं आपको अकेले किसी भी हाल में नहीं छोड़ सकता, आपकी तबीयत खराब हो सकती है, मैं आपको तकलीफ में नहीं देख सकता, अब सो जाए, मैं यही सो जाता हूँ। आखिरकार मैं बेड पर जाकर सो गई। इसने तकिया उठाया और सोफे पर रखकर वहीं सो गया। इस रात मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरे सरहाने बैठकर मुझे बहुत देर तक देखता रहा हो। इसने मेरे बाल सहलाए, मेरे चेहरे पर उंगलियां फेरी और मैं सुकून से सोती रही। ये सब मुझे एक ख्वाब जैसा लग रहा था। अगली सुबह जब मैं उठी तो मेरा मूड बड़ा अजीब था, लेकिन जब मैंने अपने भाई पर गौर किया तो मैं हैरान रह गई। शुक्र था कि मैंने अपने जिस्म को दुपट्टे से ढक रखा था। मेरी कमीज बेतरतीब हो चुकी थी। मुझे हैरत हुई क्योंकि आज से पहले मैं कभी इस तरह इतनी गहरी नींद में नहीं सोई थी। आज मैं थोड़ी खुश भी महसूस कर रही थी, लेकिन इसकी वजह समझ नहीं आ रही थी। मैंने इससे पूछा तो इसने कहा, मैं तो रोज ही इतना खुश होता हूँ, जिसे अब जैसी बहन मिल जाए वो की ना खुश हो। घर के सारे काम निपटा कर जब मैं बैठी तो वसीम तेल लेकर मेरे पास आ गया। कहने लगा, अंजुम आपा, अपने बाल खोल लीजिए, मैं आपके सर का मसाज कर देता हूँ। मुझे इसकी हरकतें अजीब लगने लगे। मैंने कहा, ये तुम्हारा काम नहीं है, जा अपने दोस्तों के साथ घूमो फिरो, मुझे मसाज की जरूरत नहीं है। मगर इसने मेरी बात ना मानी और खुद ही मेरे बालों से कल्प उतारते हुए कहने लगा, अब नखरे मत किया करे, किस्मत वालों ही को ऐसे भाई मिलते हैं। जब आपका भाई आपके खूबसूरत रेशमी बालों में मसाज करना चाहता है तो आपको क्या मसला हो सकता है? आ जाइए, मैं आपके सर का मसाज कर देता हूँ, आपको बहुत सुकून मिलेगा। वो मुझे उठाकर कमरे में ले गया। मैं बेड पर तकिया रख कर लेट गई। मेरे बाल बेड से नीचे लटक रहे थे। वो मेरे सरहाने बैठकर मेरे बालों का मसाज करने लगा। वसीम मुझसे 4 साल छोटा था, लेकिन मुझे नाम ही से बुलाता था। इसने कहा, अब इतनी प्यारी हैं कि आपको देखकर दिल चाहता है कि अब हमेशा इसी तरह मुस्कुराती रहे और मैं आपके लाड उठाता रहूं। वो मेरे बालों का मसाज कर रहा था और इसके हाथों में जैसे जादू था। मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि मैं आहिस्ता आहिस्ता नींद की वादियों में खोने लगी। तेल की खुशबू भी बहुत जबरदस्त थी। मैंने इससे पूछा, ये कौन सा तेल है? वो बोला, ये बहुत ही खास तेल है, खास आपके लिए। आपके जो इतने हुसैन बाल हैं ना, ये उन्हीं बालों के लिए बना है। इसकी बातें बहुत प्यारी थी, हालांकि मैं समझ नहीं पा रही थी वो किस लहजे में बात कर रहा है। बहरहाल मसाज के दौरान ही मैं गहरी नींद में खो गई। कुछ देर बाद जब मेरी आंख खोली तो मेरा पूरा बदन दर्द से टूट रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी टांगों पर बहुत ज्यादा वजन रखा गया हो। पूरे बदन में दर्द सरक रहा था। मैं आहिस्ता आहिस्ता उठकर बैठी और इर्द गिर्द देखने लगी। मेरी हालत अजीब थी। जब मैंने खुद पर गौर किया तो देखा कि मैं पूरी तरह भीगी हुई थी, जैसे किसी ने मुझे नहला दिया हो। मेरे कपड़े गीले थे, पंखा बंद था और कमरे में गर्मी थी। ये सब क्या हो रहा था? बड़ी मुश्किल से मैं बेड से उठी। मुझे चक्कर आ रहे थे, चलना मुश्किल हो रहा था। मैं अपनी हालत समझ नहीं पा रही थी। ऐसा कि लग रहा था कि मैंने सोया नहीं बल्कि कोई भारी मेहनत वाला काम किया हो। बड़ी मुश्किल से चलकर मैं बाथरूम गई और ताज़ा दम हुई। अपनी हालत पर गौर किया तो लगा जैसे जिस्म पूरी तरह थकावट से चूर था।
जब मैं कमरे से बाहर निकली तो मुझे केसर पेसर की आवाजें सुनाई दे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई किसी से बात कर रहा हो। घर में मेरे और वसीम के अलावा कोई ना था, फिर वो किससे बात कर रहा था। मैं पहले किचन में पानी पीने गई, मगर तब तक वो केसर पेसर रुक चुकी थी। मैं किचन के दरवाजे के पास खड़ी थी जब मैंने बैठक से किसी को निकलते देखा। इसके हाथ में काफी पैसे थे जिन्हें देखकर वो मुस्कुरा रहा था। ये देखकर मेरे माथे पर बिल पड़ गए। अगले ही पल इसकी नजर मुझ पर पड़ी। मुझे देखकर इसने कहा, अंजुम अब उठ गई। मैं इसकी तरफ आहिस्ता आहिस्ता चल कर गई। वो हड़बड़ा कर पैसों को अपनी पैंट की जेब में डालने लगा, मगर मैंने इसका हाथ पकड़कर उन पैसों को सामने लाकर पूछा, इतने पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए? वो नजरें झुका चुका था। आहिस्ता से कहने लगा, आपा प्लीज अब्बा को मत बताना। मैं ताज्जुब में थी कि इसने ये पैसे अब्बा को क्यों नहीं दिए। मैंने सख्ती से पूछा तो वो सहम गया। इसने कहा, ये पैसे तो अब्बा के एक दोस्त ने कई साल पहले कर्ज के तौर पर लिए थे, वो लूटा दिए थे। मैंने सोचा था कि उनसे मोबाइल खरीद लूंगा, लेकिन इसने पैसे मुझे थमा दिए। मैंने इसे डांटते हुए कहा, हाँ तुमने अच्छा किया, घर के हालात देखो किस कदर खराब हैं। हमारे माँ बाप दोनों नौकरी कर रहे हैं और तुम मोबाइल खरीदने की बात कर रहे हो। वो शर्मिंदा हो गया। इसी रात मैंने वो पैसे अब्बा को दे दिए। इस रात वसीम मुझसे कोई बात ना कर सका और जल्दी सोने चला गया। अगले दिन मैं किचन में काम कर रही थी जब वसीम अपने दोस्तों के साथ घर में दाखिल हुआ। मैं ये देखकर हैरान थी। वो अपने दोस्तों को सीधा लाउंज में ले आया था। इस वक्त मैं दोपट्टा उतार कर बर्तन धो रही थी। जैसे ही वो सब हंसते हुए अंदर आए, मैंने फौरन दोपट्टा ओढ़ लिया। मैंने इसे समझाने की कोशिश की, ये क्या तरीका है? तुम जानते हो इस वक्त अम्मा अब्बा घर पर नहीं हैं, फिर भी तुम उन लोगों को घर ले आए हो। वसीम तनकर बोला, ये मेरा घर है। जब आपको मेरा ख्याल नहीं है तो मैं आपका ख्याल क्यों करूं? अच्छा खाना तैयार करो, ये मेरे बहुत खास दोस्त हैं। वो मुझसे काफी नाराज लग रहा था, मगर अब मैं क्या करती, खाना तो बनाना ही था। मैं इसके दोस्तों के लिए खाना बनाने लगी। तभी वो बोला, खाना पिरोसने भी तुम खुद ही आओगी? वसीम का ये रवैया मुझे हैरान कर रहा था।